होना है इससे, ठीक है। जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक अपन तो वही पढ़ रहे थे, मैं अपने फ्लो में चलूँगा, ठीक है। ओके, सो एंडोक्राइनोलॉजी अपन डिस्कस करेंगे आगे। और एंडोक्राइनोलॉजी में अभी मैं जो है आज जो मैं डिस्कस करूँगा विच इज़ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। फ्लो यही रहेगा कि ये थायराइड ग्लैंड की हम पहले जो है अनाटॉमी एंड जो फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देन मैं डिसऑर्डर वाले पोर्शन की तरफ मूव करूँ तो मैं अगेन दो ही डिसऑर्डर है, या तो फंक्शन कम होंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर फंक्शन बढ़ जाएंगे तो दैट इज हाइपर थायरॉयडिज्म। ओके, देन एक सर्जिकल पोर्शन भी है इसमें, तो सर्जिकल पोर्शन में थायराइडेक्टॉमी, ठीक है। तो ये तीन बेसिक चीज़ें, तीन चार टॉपिक है इसमें पूरे थायराइड ग्लैंड में, ये अपन बेसिकली डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, देन हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड थायराइडेक्टॉमी। ग्रेट। तो पहले थोड़ी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ लें ताकि चीज़ें इजी हो जाएगी। ओके, चलो। तो पहला टॉपिक है, हेडिंग लगा लो, थायराइड ग्लैंड। सो द हेडिंग इज थायराइड ग्लैंड। ओके, कोई डाउट हो तो बीच में पूछ लेना आप मुझसे, है ना। तो थायराइड ग्लैंड, पहले तो मैं एक बहुत बेसिक सा डायग्राम आपको बना के बताऊं कि हेडिंग को साइड में कर दूँ। सो थायराइड ग्लैंड में बेसिकली एक तो नेक वाले रीजन में है ये, ठीक है। और नेक वाले रीजन में है और इसकी शेप कुछ ऐसी है। तो मैं दो तीन लाइनें तो फटाफट लिख ही देता हूँ, जो ज़्यादा टाइम लेगी नहीं, बिकॉज अब ये है कौन सी शेप की, बटरफ्लाई शेप। शेप क्या है इसकी, बटरफ्लाई शेप, ठीक है। अच्छा, वेट देख लें एक बार। तो वेट ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जेंडर टू जेंडर, लाइक मेल फीमेल में कम ज़्यादा हो सकता है। तो एक एग्जैक्ट वेट तो हम लिख नहीं सकते ना, तो रेंज लिखनी पड़ेगी। तो मैं रेंज में लिख दूंगा 10 to 20 ग्राम्स। ओके, लेकिन ऑप्शन में अगर कोई एक हो तो आंसर क्या जाएगा, 20 ग्राम्स विल बी योर बेस्ट आंसर। ग्रेट है। सो दो चीज़ें मैंने लिखी अभी तक, एक बटरफ्लाई शेप है, दूसरा 10 to 20 ग्राम। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पूरी बॉडी में, तो बॉडी में आप जान रहे हैं ना, तो नेक साथ वाले रीजन में, गर्दन में, ठीक है, ये वाली जो है। तो ये शेप है, अगर मैं एक बार देखूँ तो इसमें दो लोब हैं। इसको मैं अगर बराबर बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ तो दो लोब दिख रहे हैं। एक तो ये राइट साइड में तो बोल सकते हैं आप, है ना, राइट लोब, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट। चुप हो गए बैठे एकदम, पता नहीं क्या चल रहा है। चलो, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब, ठीक है, ऐसे परेशान नहीं होना। ओके, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। अच्छा, बीच में बीच वाला पोर्शन देखो, ये बीच वाला पोर्शन अगर मैं कहूँ कि ये राइट लोब और लेफ्ट लोब को जोड़ रहा है तो गलत थोड़ा ना है बात। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है दैट इज द इस्थमस। क्या नाम है इसका, इस्थमस। तो इस्थमस कर क्या रहा है, इस्थमस राइट लोब और लेफ्ट लोब को जोड़ के दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली लोब कितने हैं, दो, राइट एंड द लेफ्ट, और जोड़ कौन रहा है हमको, इस्थमस। बहुत बढ़िया, इसकी शेप समझ में आएगी, जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट। अब यहीं पर ना एक बीच में मैंने एक प्रोजेक्शन और बनाया है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला ऊपर की तरफ, ये प्रोजेक्शन क्या है, तो ये भी एक लोब है, ठीक है। बट इस लोब को नाम देना पड़ेगा, तो इस लोब को मैं एक पायरामिड की तरह दिख रहा है तो उसको मैं पायरामिडिकल लोब कह रहा हूँ, ठीक है, पायरामिडल लोब। तो ये एक्स्ट्रा लोब है, लेकिन आपसे अगर कोई पूछेगा ना तो आपको आंसर दो ही लोब करने हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई शेप है और इसमें लोब कितने होते हैं, तो लोब आप आंसर करेंगे कितने, दो। लेकिन एक्स्ट्रा शेप बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ इसमें दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, तो फिर कभी पूछ ले कोई आपसे, तो ऊपर वाला लोब इज पायरामिडल लोब, ठीक है। नोट कर लो फटाफट से इसको सीधे। So the pyramidal lobe is there, left lobe is there, right lobe is there, and the left lobe and the right lobe is connected each other by the isthmus. Okay, so isthmus, the function of isthmus is, connect the right and left lobe. Is that great? है ना, बोल सकते, मैं आगे बोल रहा हूँ। मनीषा ऐसे सांस भी नहीं ले रही अब तो, है ना। अब मनीषा डर रही, बोले मेरा नाम वो एकदम से ऑनलाइन भी आ जाएगा। चलो, सो लेफ्ट लोब एंड द राइट लोब। क्या ये इन्फॉर्मेशन जो स्लाइड के ऊपर लिख रही है समझ में आ पा रही है, बहुत बढ़िया। ओके, अब थोड़ा सा इनकी लोकेशन में डिस्कस करूँ आपसे। ओके, मैं इसको थोड़ा साइड कर दूँ, ये अगर इतना छोटा कर दूंगा तो भी दिख रहा है आपको,
दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। और नहीं होगी मैं वापस से जूम कर दूँगा 2 मिनट के लिए। सो मैं अगेन इसको थोड़ा सा मैं गर्दन के बेसिस पे देखता हूँ, है ना, कि बिकॉज ऑफ ये होगा तो नेक वाले रीजन में ना। अब नेक वाले रीजन में कहाँ, तो अगर मैं ये पार्ट नेक से डिस्क्राइब करूँ कि ये अगर नेक है तो ये रही होगी कहीं ट्रैकिया, हाँ, और ट्रैकिया में यू ऑल नो कि ट्रैकिया में सी शेपेड रिंग होगी, सही है, बहुत बढ़िया। अब इन रिंग को नाम दे सकता है कि जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ है, ये सी शेप्ड है बिकॉज ऑफ पोस्टीरियर साइड से इनकम्प्लीट रिंग है, एंटीरियर साइड से तो कंप्लीट है बट द सी शेप्ड है, पोस्टीरियर साइड से इनकम्प्लीट, तो आगे से इससे और वैसे, ओके। सो द कार्टिलेज, दीज आर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड द एट्थ। 8 बनाई है मैंने अभी तक, ग्रेट है। अच्छा, ऊपर की तरफ यहाँ पर ये जो है साउंड बॉक्स होगा, यहाँ कहीं ना कहीं साउंड बॉक्स रहा होगा ना, तो चलो इसको मैं इंडिकेट कर दूँ एज ए साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स मीन्स लैरिंक्स, हाँ, है ना, करो भाई, ओके। और यहाँ पर ये वाला जो लोब है, ये दीज आर वोकल कॉर्ड्स, ग्रेट, ओके। यहाँ पर जो लास्ट कार्टिलेज होती है ना, दीज लास्ट कार्टिलेज इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? क्रिकॉइड, ओके। तो जब आप रेस्पी सिस्टम पढ़ रहे होंगे ना, रेस्पी सिस्टम में वोकल कॉर्ड्स हम पढ़ रहे होते हैं, वोकल कॉर्ड्स पढ़ रहे होते हैं, लैरिंग्स पढ़ रहे होते हैं, और लैरिंग्स में कार्टिलेज होती है थायराइड, क्रिकॉइड, ऐसे थायराइड, क्रिकॉइड, एरेटेनॉइड, सेंटोरिनी, ठीक है। तो उसमें जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे जाना है। अब मैं यहाँ पर जो बनाऊंगा विच इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ओके। तो मैं इसको येलो कलर से बना रहा हूँ, ओके। सो सेकंड कार्टिलेज, सेकंड रिंग आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, सेकंड रिंग कौन सी है, ओके। ये क्या सेकंड रिंग है, ओके, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ। इस वाले रीजन में ना इतना इतना रीजन आप ले सकते हैं साथ ही साथ, और ये रीजन जो है दिस इज योर थायराइड ग्लैंड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ कि थायराइड ग्लैंड कितने लेवल से कितने लेवल तक है, तो लेवल क्या बताओगे? सेकंड कार्टिलेज, सेकंड रिंग। ये मेरे को समझ में आ गई ना, कौन सी रिंग बोली मैंने? जो कार्टिलेज है ये कहाँ से है? सेकंड रिंग। कौन सी रिंग है? ट्रैकिया की रिंग है ना, तो इसलिए क्या ऐसे मैं ट्रैकियल रिंग कह दूँ, हाँ। तो सेकंड ट्रैकियल रिंग से लेके कौन सी, बोलो मेरे साथ, फोर्थ। तो ये इसका एक्सटेंशन है, सेकंड ट्रैकियल रिंग से लेके फोर्थ ट्रैकियल रिंग तक। तो ये वन वर्ड आंसर हो जाना चाहिए, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, सेकंड टू फोर्थ ट्रैकियल रिंग इज योर एक्सटेंशन फॉर द थायराइड ग्लैंड। बट थोड़ा ध्यान से देखोगे ना आप, तो मैंने एक्चुअली में ये वाला जो पार्ट है इसका बेस वाला पार्ट, ये मैंने थोड़ा सा नीचे बनाया, तो इसको मैं और सही बनाऊँ, अगर एक्यूरेट अगर बनाऊँ तो एक्यूरेट देखो ये ऐसे बनेगा, इसमें एक्यूरेसी ऐसे आएगी। अच्छा, आइडेंटिफाई करो कि अगर मैंने ये फोर्थ बताई तो फिफ्थ ये होगी और सिक्स्थ ये होगी, ठीक है। तो ये देखो लोअर लोब, तो लोअर लोब कहाँ तक है? सिक्स्थ ट्रैकियल रिंग। लेकिन अगर वन वर्ड आंसर देना होगा ना, तो वन वर्ड में मैं यही बता पाऊंगा क्या कि जो एक्सटेंशन है किसका एक्सटेंशन, ट्रैकिया, थायराइड कार्टिलेज का, थायराइड सॉरी ग्लैंड का, दिस इज योर सेकंड टू फोर्थ। ये जो है ये हाईलाइटेड पॉइंट है। तो एक क्वेश्चन तो ये मिल गया, ठीक है, कि जो एक्सटेंशन है वो थायराइड ग्लैंड का वो सेकंड से फोर्थ तक है, लेकिन उसका जो बेस जा रहा है, बेस कहाँ तक जाएगा? सिक्स्थ ट्रैकियल रिंग तक जाएगा, ठीक है। लोब कितने हैं मेरे पास? 2, एक राइट लोब एंड देयर इज अनदर लोब विच इज लेफ्ट लोब। दोनों को जोड़ने का काम कौन? इस्थमस, ग्रेट है, बहुत बढ़िया। ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा लोब है दैट इज पायरामिडल लोब, बहुत बढ़िया। शेप कौन सी है? तो बटरफ्लाई शेप का है, ओके। और वेट इज 20 ग्राम, ओके। अगर रेंज बताना हो तो 10 to 20 ग्राम, ओके। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और लोकेशन मैंने आपको नेट बताई दी, यहाँ तक आई थिंक मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, जितनी बातें मैंने स्लाइड के ऊपर लिखी है। देख लो इसको एक बार, ठीक है। डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट तो नहीं है ना। अब क्या ये मेरे को एक चीज और समझ में आ गई कि जो थायराइड ग्लैंड है उसे ट्रैकिया से अटैच होना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया से यूं तो अटैच हो नहीं जाएगी ना, कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो मुझे चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या चाहिए? स्ट्रक्चर यहाँ पर कोई लिगामेंट चाहिएगा, ठीक है। और इस लिगामेंट का नाम है बेरी लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? बेरी लिगामेंट। तो मैं अगर एक स्टेटमेंट लिख दूँ तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसको ऐसे लिखूंगा मैं कि थायराइड ग्लैंड अटैच विथ ट्रैकिया बाय कौन सा लिगामेंट?
लिगामेंट, बेरीज लिगामेंट। क्या ये रेड बैंड दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया, दिस इज बेरी लिगामेंट। ओके, बेरी लिगामेंट। अच्छा, बेरी से ना एक वर्ड आप कंफ्यूज करेंगे, बेरी एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म ब्रेन में बनता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बेरी लिगामेंट जो है मैंने यहाँ बताया, कहाँ बताया? ट्रैकिया के साथ जो थायराइड को अटैच कर रहा है, विच इज बेरीज लिगामेंट। और बेरी एन्यूरिज्म ब्रेन में बनेगा जब एन्यूरिज्म पड़ रहे होगा। इज दैट ग्रेट? मतलब इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखो एक बार, है ना, कि थायराइड ग्लैंड पोस्टीरियर साइड से कैसे दिख रही है। तो पोस्टीरियर साइड से ज़्यादा अंतर तो आना नहीं चाहिए, बट एक यूनिक स्ट्रक्चर मेरे को मिलेगी पोस्टीरियर साइड में। तो पोस्टीरियर साइड में देखिए मेरे को, ये पोस्टीरियर साइड से हम देख रहे हैं, और पोस्टीरियर साइड से अगर आप देखोगे ना, तो उसमें आपको 4 इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स और मिलेंगी, एकदम पिगमेंटेड रहेगी। ओके, एंड दीज आर पैराथायरॉइड। ये कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। ओके, ऑन द पेरिफेरी ऑफ थायराइड, दिस इज व्हाई इज कॉल्ड पैराथायरॉइड ग्लैंड। नंबर कितना? 4। नंबर कितना? 4। थायराइड कितनी? 1। लोब कितने? 2। कनेक्टेड किससे? इस समझ से। ठीक है, एक्स्ट्रा लोब कौन सा? पायरामिडल लोब। पीछे की तरफ पोस्टीरियर एस्पेक्ट में कितनी ग्लैंड? 4। कौन सी? पैराथायरॉइड। लेकिन ये पोस्टीरियर साइड में बेरी लिगामेंट क्या करेगा? अटैच करेगा किससे? ट्रैकिया से। एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? सेकंड से लेके 4th तक। बेस कहाँ तक जाता है? 6th तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत बेसिक सी बात है। तो दीज आर पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थायराइड मिलेगी। ये आई थिंक मेरे को समझ में आ जानी चाहिए, तो लिखने की जरूरत नहीं है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्या है? पैराथायरॉइड। तो थायराइड और पैराथायरॉइड अलग अलग जगह नहीं है। एंटीरियर साइड पूरी की पूरी ग्लैंड थायराइड ही है, लेकिन उसी के पीछे की तरफ 4 और चिपकी हुई है। वो कौन सी है? पैराथायरॉइड। 2 अपर साइड में, 2 लोअर साइड में, 2 लेफ्ट का लो, 2 राइट का लो। बात तो वही है ना, 2 इधर वाले लोग पे, 2 उधर वाले लोग पे। चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बना लो फटाफट से। एक आध एक बेसिक बहुत जनरल जो जीके वाली बात है वो मैं लिख देता हूँ कि थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विच ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी, एक आधे क्वेश्चन के जवाब दो। जैसे कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी, तो क्या आंसर करोगे? नहीं बेटा, लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी तो लिवर ना। व्हाट अबाउट द लार्जेस्ट ऑर्गन इन बॉडी? लार्जेस्ट ऑर्गन इन बॉडी इज स्किन। इज स्किन। ओके, बट व्हाट अबाउट द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड? अब इसने मेंशन कर दिया कि एंडोक्राइन ही पूछ रहा है, एक्सोक्राइन नहीं पूछ रहा है, फिर कोई ग्लैंड नहीं पूछ रहा है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन। तो ये स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये स्टेटमेंट पढ़े तो दिस आंसर इज थायराइड ग्लैंड। आंसर इज थायराइड ग्लैंड। इज दैट ग्रेट? अमेजिंग, यू लव दिस। ओके, बेसिक बात, नथिंग एल्स। तो इनसे कुछ हार्मोन्स भी बन रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है, ग्लैंड है तो ग्लैंड का काम ही हार्मोन बनाना है। तो मेरे को अब अगला जो काम है मेरा, हार्मोन बनाने हैं मुझे। हार्मोन जो मैं बनाऊंगा थायराइड ग्लैंड से बनाऊंगा और पैराथायराइड से बनाऊंगा। तो मेरे पास अब जो ग्लैंड है, यहाँ पर जो ग्लैंड डिस्कस कर रहे हैं, 2 ग्लैंड डिस्कस कर रहे हैं। एक कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? थायराइड, और थायराइड के पोस्टीरियर में कौन सी? पैराथायराइड। ओके, नंबर डिस्कस करो। कितना? 4। कितना? 1। एंटीरियर साइड में कौन सी? थायराइड। पोस्टीरियर साइड में कौन सी? एंटीरियर क्या, वो तो पूरी ग्लैंड ही थायराइड है, बट मैं एंटीरियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। पोस्टीरियर में कौन सी है? पैराथायराइड। ठीक है, डॉट के जैसी दिखती है। तो मैं पैराथायराइड को हमेशा इस तरह से इंडिकेट कर दूंगा। इज दैट इट? और थायराइड को मेरे को अगर इंडिकेट करना होगा तो मैं इस तरह से इंडिकेट कर दूंगा। कोई दिक्कत? अमेजिंग। चलो, थायराइड के द्वारा हार्मोन बनेगा कोई सा? हाँ, तो दैट हार्मोन इज थायरोक्सिन। दैट हार्मोन इज थायरोक्सिन। ओके, पर थायरोक्सिन एक सिंगल टर्म नहीं है ना, बहुत सारे हार्मोन बनते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो थायराइड हार्मोन बनते हैं वो 3 तरह के। एक है T3, एक है T4 और एक है रिवर्स T3। ठीक है, और एक हार्मोन जो है इसके अलावा और बनता है। ये 3 हार्मोन में एक कैटेगरी में लिख रहा हूँ, और एक हार्मोन में और लिखूंगा विच इज कैल्सीटोनिन। कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन। मैंने कितने हार्मोन लिखे? T3, T4, रिवर्स T3 एंड द कैल्सीटोनिन। ओके, कैसे? ठीक है, ओके। तो एक बार ये मैं समझने की कोशिश करूं कि कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। ओके, समझ।
तो अगर मैं ये थायराइड ग्लैंड से एक छोटा सा सेक्शन लूँ और एक सेक्शन को लेके ओपन करके देखूँ, डिटेल में एनालाइज करूँ, तो मेरे को इसकी स्ट्रक्चर में इस तरह के फॉलिकल्स देखते हैं, बहुत छोटे 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 छोटे। आपने संतरे देखे ना, मौसमी जाएगी, उसको छील दो आप तो बहुत छोटी छोटी कलियाँ दिखती हैं उनकी, उसमें भी उसको भी हटा दो तो वैसी होती है, फॉलिकल जैसा दिखता है। तो इट मीन्स इसमें क्या दिख रहे हैं मुझे, फॉलिकल्स। क्या दिख रहे हैं, फॉलिकल्स। ओके, तो फॉलिकल की सेल्स आर नोन एज फेलिकुलर सेल्स। क्या ये मैंने सही बोला? तो इमेजिन करके चलो कि ये मैंने साइड में क्या बना दी, सेल्स, एंड दीज सेल्स आर कौन से सेल, फॉलिकुलर सेल। ओके, फॉलिकुलर सेल। ओके, इस फॉलिकुलर सेल को भी थोड़ा सा और मैं बनाता हूँ। ये मैंने फॉलिकुलर सेल को एक को बनाया, ये एक फॉलिकुलर सेल निकाला, ठीक है। ओके, इस फॉलिकुलर सेल में मेरे पास दो तरह की सेल्स होती है, एक मैंने ये बनाई और एक मैंने ये बनाई। उसको थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले बीच में मैंने खाली स्पेस छोड़ दिया। अब इसमें मैं जो कलर डालूंगा पिंक कलर होगा। कौन सा कलर होगा, पिंक। वाई? बिकॉज ऑफ दैट पिंक पार्ट इज नॉन एज कॉलॉइड, और ये पिंक कलर का दिखता है, इसलिए इसको मैंने पिंक ही बनाया। दैट इज नॉन एज कॉलॉइड। क्या बोले इसे, हेलो, कॉलॉइड। ओके, तो मेरे पास दो तरह का पार्ट होगा, एक फॉलिकुलर सेल से, दूसरा कॉलॉइड से, ठीक है। बहुत बढ़िया। और फॉलिकुलर सेल्स में मेरे पास दो तरह की सेल्स है, एक तो ये वाली सेल्स, ये तो मैं फॉलिकुलर का ही दूंगा इसको, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, रोड़ा ही नहीं इसमें। दिस इज फॉलिकुलर सेल, ओके, एंड दैट इज योर पैरा फॉलिकुलर सेल। तो दो तरह की सेल हो गई मेरे पास, एक फॉलिकुलर सेल, दूसरी पैरा फॉलिकुलर सेल। तो मेन सेल कौन सी है, मेन तो फॉलिकुलर होगी ना, जिनसे दो तरह के हार्मोन बनेंगे, एक T3 और एक दूसरा T4। इन दोनों का सिंथेसिस होगा, किस किसका, T3 का एंड T4 का। और बची कौन सी, पैराफॉलिकुलर। पैराफॉलिकुलर का दूसरा नाम है जिन्होंने सी सेल्स। कौन सी सेल, सी सेल। एंड द सी सेल से पता लगा बारे में C फॉर कैल्सिटोनिन, तो ये प्रोड्यूस करेगी कैल्सिटोनिन, तो इनसे होगा क्या, कैल्सिटोनिन सिंथेसिस। क्या ये बात क्लियर है? तो मैंने जो थायराइड ग्लैंड में दो तरह के हार्मोन बनाए थे, एक तो मेजर कौन सा, T3 T4। एक मेजर हार्मोन तो कौन सा था, T3 T4 था ना। तो T3 और T4 कहाँ से बना, ये तो क्लियर हो गया। तो ये बन रहा है फॉलिकुलर सेल से। कौन सी सेल से, फॉलिकुलर सेल से। और जो पैरा फॉलिकुलर सेल है, या फिर उन्हें क्या बोलूँ मैं, सी सेल, तो दे आर मेकिंग कैल्सिटोनिन। इज दैट ग्रेट? चलो यहाँ तक फटाफट नोट करो। दो तरह की सेल है, T3 T4 प्रोड्यूस कर रही है कौन, कैल्सिटोन, फॉलिकुलर सेल। The parafollicular cells are forming the calcitonin or the C cell. Okay, great. अब सुनिए, अच्छा बीच में जो कॉलॉइड वाला पार्ट है ये क्या है? तो देखो इन सेल के अंदर तो सिंथेसिस हो रहा है ना, ये वाली जो सेल है, तो ये वाली जो सेल है इनके अंदर तो किसका सिंथेसिस हो रहा है, हार्मोन का सिंथेसिस हो रहा है। फॉलिकुलर सेल्स है ना, तो ये मैंने फॉलिकुलर सेल्स बताई, तो दो तरह की सेल है इसमें भी, तो फॉलिकुलर और दूसरी पैराफॉलिकुलर। तो इनमें तो हार्मोन सिंथेसिस हुआ दोनों तरह का, T3 T4 भी और कैल्सिटोनिन भी, सही है। लेकिन ये बीच में कॉलॉइड क्या करेगा, तो कॉलॉइड स्टोर करता है। ये सारे हार्मोन स्टोर कहाँ होंगे, कॉलॉइड में आके होंगे। इनको सबको स्टोर भी तो होना पड़ेगा, तो स्टोर कहाँ पे होंगे, कॉलॉइड में। इज दैट ग्रेट? अमेजिंग, बहुत बढ़िया। चलो अब नई स्लाइड की तरफ चलो। उनको नोट करना है तो एक बार नोट कर लो, इसको चलाना मुश्किल तो होगा, करे तुम कैसे लगेगा। चलेगा तो वो टू फिंगर से चलेगा, कैसे वो नहीं समझ में आया, मैं उसको कैच नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो रहा है। प्रॉपर
चलो इसको एक बार नोट तो करो। ओके चल, अब यहाँ तक डिस्कशन अगर हो गया तो मैं अगेन नया डिस्कशन करूँगा आप लोगों में। सुनिए, सो अभी तक जो मैंने आपको बताया दो तरह के हार्मोन यहाँ पे आ रहे हैं। तो ग्लैंड जो है, एक तो थायराइड ग्लैंड है मेरे पास और दूसरी क्या है मेरे पास, पैरा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, हेलो, बहुत बढ़िया। थायराइड में मेरे पास दो तरह की सेल मैंने आपको डिस्कस करी। एक तो कौन सी, फॉलिकुलर सेल, और दूसरी पैरा फॉलिकुलर सेल। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स ने क्या बनाया, T4 इनका T3। ठीक है, एक तो मेजर क्या बनाया T4, दूसरा T3, और एक और मैं बताऊंगा विच इज रिवर्स T3। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज ऑफ अब मैं आपको प्रोडक्शन अगर बताऊंगा तो 90% जो प्रोडक्शन है वो किसका होगा, T4, और 9% जो है वो कौन है, T3, और जो 1% प्रोडक्शन होता है वो किसका होगा, रिवर्स T3। तो अगर आपसे कोई मेजरली पूछे कि कौन सा हार्मोन है जो मेजरली थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है क्या हो गया इतना, अरे बाप रे बाप, माथे की नजर आ गई, क्या हो गया, अरे राम, ये माथे की नजर आ गई बेटा, आंसू आ रहे हैं रोते का। अच्छा ठीक है, सो T4 T3 एंड द रिवर्स T3, 90% जो रिलीज हो रहा है वो किसका होगा, T4 का। तो आपसे कोई पूछे कि मेजर हार्मोन कौन सा है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, तो वो अकेला आप बताएंगे T4। ग्रेट है, चलो 90% T4, 9% T3 एंड 1% इज रिवर्स T3। नाउ व्हाट अबाउट द पैराफॉलिकुलर सेल व्हिच आल्सो नोन एज C cells and C cell releases the calcitonin। अनदर एक सिंगल हार्मोन है यहाँ से विच इज calcitonin। इज दैट ग्रेट, बहुत बढ़िया। नाउ द पैराथायराइड ग्लैंड release the PTH में था पैराथायराइड हार्मोन। PTH मीन्स द पैराथायराइड हार्मोन। क्या ये हार्मोन का डिस्कशन कंप्लीट हो गया? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बस ज़्यादा हार्मोन बताया नहीं है। मैंने आपको एक T3 T4 बोला है, एक PTH बोला है और एक रिवर्स T3 बोला है। ओके, तो अब थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ है, किसे थायरोक्सिन बोलूँगा, T3 और T4 में अंतर क्या है? ओके, तो ये T3 और T4 का थोड़ा सा बेसिक अंतर अगर मैं समझूँ ना, T3 वर्सेज T4, T3 T4 में थोड़ा सा जो लोचा है उसको क्लियर करते हैं कि क्या है ये T3 अंदर T4, T3 वर्सेज T4 कैसे काम कर रहा है, T3 क्या है, T4 क्या है। ओके, देखो T3 और T4 में बेसिक अंतर है आयोडीन का नंबर का। ओके, जैसे कि जो T3 है दिस इज नॉन एज ट्राई आयोडो थायरोक्सिन and that is known as T4। T4 means tetra, 4 is known as tetra, 4 को tetra बोलते हैं ना। This is also iodo and thyroxine। तो T3 is triiodothyroxine and the T4 is tetraiodothyroxine। ग्रेट है, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ कि एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि ऑब्वियसली थायराइड से जब निकला तो कौन ज़्यादा निकला, T3 या T4? T4। तो T4 मेजर है, T4 इज मेजर, ज़्यादा रिलीज किसका हो रहा है, T4 का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये ना कि T4 काम का नहीं है मेरे, काम का मेरे कौन है, T3। ओके, तो मैं 2-3 लाइनें लिखूँ उनके बारे में, मेरे साथ आप नोट कर लें। जैसे कि T3 जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग मतलब कम टाइम तक काम करता है। बट द T4 इज लॉन्ग एक्टिंग, और लॉन्ग एक्टिंग है तो ज़्यादा देर तक काम करेगा। T3 जो है शॉर्ट एक्टिंग है, अरे मरे जाओगे आज तो कहते बिल्कुल है ना। T3 जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है, द T4 इज लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग का पता हम कैसे लगाएंगे, T हाफ से, कि कितने टाइम में इसकी वैल्यू हाफ रह जाएगी। तो जो T अगर 4 लॉन्ग एक्टिंग है तो उसका T हाफ ही ज़्यादा होगा। तो जो T4 का जो T हाफ होता है विच इज 7 to 8 days,
कि ब्लड में पड़ा रहेगा तो 7 से 8 दिन तो लेगा खत्म होने में, ठीक है। तो इसका टी हाफ कितना है, इसका टी हाफ है 1 दिन, 1 डे, इसका T3, ओके। अनदर थिंग इज कि T3 इज मोर एक्टिव, ज्यादा एक्टिव कौन है, T3। अच्छा, एक्टिव कह लो या पोटेंट कह लो, क्षमता ज्यादा अच्छी किसकी है, T3 की, ठीक है। तो लेस पोटेंट कौन है, T4, मतलब लेस पोटेंट इज T4 इज लेस पोटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, एक एक वन वर्ड में लिख रहा हूँ बट इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर किसी का रिलीज होगा तो एक्शन जल्दी किसका आएगा, जिसका शॉर्ट एक्टिंग है, कम टाइम में काम कर रहा है वो जल्दी एक्शन दे देगा। तो इसका जो एक्शन है वो रैपिड एक्शन आता है, जल्दी से एक्शन दे देगा। और इसका जो एक्शन है वो आने में टाइम लेगा, इट मींस इसका एक्शन डिलेड होगा, तो डिलेड एक्शन। तो जितनी भी लूज बातें हैं वो सारी लूज बातें किसके साथ है, T4 के साथ। तो T4 आई थिंक आपको लग रहा है कोई काम का है नहीं है, लेकिन फिर भी ग्लैंड ज़्यादा क्या बना रही है, T4। कम कौन बन रहा है, T3। बहुत बढ़िया, है ना। तो मोर पोटेंट कौन सा है, T3। अच्छा, कितना मोर पोटेंट, तो लमसम 4 गुना, T3 से 4 गुना ज्यादा पोटेंट होता है कौन, T3। T4 से 4 गुना ज्यादा पोटेंट है कौन, T3। 4 से आप याद रख पाएंगे अगर चाहो, वैल्यू याद रखने की वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। टी हाफ शॉर्ट किसका होगा, वन डे, तो इसका टी हाफ जो है वो शॉर्ट है, छोटा है, और इसका टी हाफ क्या हो जाएगा, बड़ा लॉन्ग टी हाफ है, ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ये मेरे को जानना है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है, तो दोनों थायरोक्सिन है, तो ये भी थायरोक्सिन है, ये भी थायरोक्सिन है। तो क्या मैं ये कह दूँ कि थायरोक्सिन हार्मोन दो तरह के, T3 एंड T4। थायराइड ग्लैंड ज़्यादा कौन सा बनाती है, T4। T4 कितना परसेंट, 90%। T3 कितना परसेंट, ओनली 9%। 1% रिवर्स T3 है, विच इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ओके ग्रेट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट among the T3 and the T4 is T3. T3 is the important. Why? Because of T3 provide the physiological response. So T3 is responsible for physiological function. तो जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन करेगा वो कौन करेगा, T3 करेगा, T4 करेगा, T3 करेगा। कौन करेगा, T3। T4 फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं करने वाला, फंक्शन कौन करेगा, T3। तो ग्लैंड ने ज़्यादा क्या बनाया, T4। तो इसका मतलब वो मेरे को बॉडी में जब जाएगा तो T4 में चेंज करना, T4 से T3 में चेंज करना पड़ेगा। तो अब 2-3 बातें ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला, ग्लैंड ने क्या बनाया, थायरोक्सिन हार्मोन, कौन सा, T3 एंड T4। ज़्यादा क्या बनाया, T4। बट T4 के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, T4 जो है शॉर्ट एक्टिंग, सॉरी लॉन्ग एक्टिंग है, लंबे टाइम तक काम करता है, ओके। तो ये प्रॉब्लम वाली बात है, अच्छी बात है, नहीं प्रॉब्लम वाली बात है। इसको ना उल्टा समझ के देखो कि अगर मान के चलो कि ग्लैंड ने T3 ज़्यादा बनाया होता, सही है, और अगर T3 ज़्यादा बनाया होता तो T3 की नेचर क्या है, T3 ना जल्दी खत्म हो जाता है, उसका टी हाफ कम है, रैपिड एक्शन दे देता, शॉर्ट लाइफ स्पान है, और ज़्यादा पोटेंट है, बहुत ज़्यादा पोटेंट है, 4 गुना ज़्यादा पोटेंट है किससे, T4 से। तो अगर इतना ज़्यादा पोटेंट है, इतनी ज़्यादा शॉर्ट लाइफ, हाफ लाइफ है, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ब्लड में रहेगा क्या, रहेगा ही नहीं। तो बॉडी ने, ग्लैंड ने बनाया T4 है, जब जरूरत पड़ती है तो उसे T3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब अगर आपको थायरोक्सिन बोलना है, थायरोक्सिन हार्मोन आप बोलना है, T3 बोलोगे, T4 बोलोगे, T3, क्योंकि फंक्शन कर कौन रहा है, T3। T4 फंक्शन करता ही नहीं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो आता है वो किससे आता है, T3 से, गॉट इट। तो T3 क्या करता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा, जो फंक्शन करेगा वो T3 करेगा, T4 नहीं करेगा। तो अब इससे ना एक स्टेटमेंट निकल के आती है। अब आपसे कोई एग्जाम में सवाल पूछे कि बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ग्लैंड के बाहर बनता है, थायराइड। सोच के देखो, ग्लैंड ने T4 बनाया था, लेकिन T4 से T3 कहाँ कन्वर्ट होगा, ब्लड में। कहाँ कन्वर्ट होगा, ब्लड में। थायरोक्सिन तो T3 है ना, तो कहाँ बना, ग्लैंड के बाहर बना ना। तो थायरोक्सिन इज द ओनली हार्मोन जो ग्लैंड के बाहर होता है। तो मैं लिख दूँ इस लाइन को, ओके, नीचे लिख सकता हूँ मैं, थायरोक्सिन इज ओनली हार्मोन दैट synthesize extra cellular, क्या हो गया भाई,
मरे जाओगे आज तो। एक्स्ट्रा सेलर साइड पे जो बनने वाला सिंगल हार्मोनिक विच इज योर T4, सॉरी T3, ओके। क्या ये बेसिक बातें समझ में आ गई है ना? तो एक बार मैं वापस रिवाइज करा दूं अगर आप कहो तो। इस स्लाइड के ऊपर जो लिखा है T3 वर्सेस T4 का मैंने डिस्कशन किया आपसे, एक बार देख लें आप प्लीज। T3 वर्सेस T4, T3 इज नोन एज ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन, T4 इज नोन एज टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। डिफिकल्ट आई थिंक नहीं होगा क्योंकि जब ट्राई है 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ओके। ये शॉर्ट एक्टिंग है, कम टाइम तक काम करेगा, बट दैट इज ए लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग है तो उसका टी हाफ कितना है? 7 से 8 दिन। उसका टी हाफ कितना है? मात्र 1 दिन। इसका मतलब ये ज़्यादा एक्टिव है, वो कम एक्टिव है, तो इसकी पोटेंसी ज़्यादा है, ये पोटेंट ज़्यादा है, वो लेस पोटेंट है। तो आपसे इनमें से कोई से भी सवाल बन सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा पोटेंट है, कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है, कितना टी हाफ है, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन कौन सा है, रैपिड एक्शन किसका आएगा? तो भाई जिसका टी हाफ कम उसका रैपिड एक्शन आएगा, कि उससे जल्दी से काम करके जल्दी खत्म हो जाना। तो T3 जल्दी काम करेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, इट मीन्स रैपिड एक्शन आएगा। तो बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शन कौन करेगा? T3। जब मैं मेडिसिन में दूंगा बाहर से, तो मेडिसिन में बाहर से T4 दूंगा, तो इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब डिस्कशन किया था तो याद होनी चाहिए ये वाली स्ट्रक्चर। इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर आपके जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इन फॉलिकल्स में 2 पार्ट होते हैं, एक तो फॉलिकल है, दूसरा कॉलॉइड है। फॉलिकल तो हार्मोन बनाता है और कॉलॉइड हार्मोन को स्टोर करता है। कॉलॉइड हार्मोन को क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो मुझे बताओ कॉलॉइड में T3 कम मिलेगा, T4 कम मिलेगा? कौन ज्यादा मिलेगा? T3 T4 में ज्यादा कौन मिलेगा? ऑब्वियसली T4 ज्यादा बना तो T4 ज्यादा मिलेगा और T3 कम मिलेगा। कम क्यों मिलेगा? 2-3 रीजन। एक तो भाई कम बन रहा है, और कम बन रहा है तो बन भी रहा है तो यूज जल्दी हो जा रहा है, टी हाफ कम। दैट्स व्हाई। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? अरे हाँ ना करोगे? तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया इसका, T3 का अंदर T4 का। अच्छा, तो अगर मैंने बोला कि T3 जो रिलीज होता है वो 90% रिलीज होता है, एक आध एक बातें और मैं लिख दूँ, डिफिकल्टी बनाने की बात है। और जो T4 है वो कितना, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ, ये T4 कितना आएगा? T4 इज 90% एंड T4 इज 90%, ओके। और 90 का 10% कितना होता है? 9। तो 9% कौन है? T3। तो अगर मैं आपसे वन वर्ड में पूछूं T4 वर्सेस T3 रेशियो, बताओ T4 T3 रेशियो कितना है? तो क्या इसे मैं 10:1 कह दूं? सिंपल है, ठीक है, 10:1, मतलब T3 से 10 गुना ज्यादा है कौन? T4। T3 से 10 गुना ज्यादा है कौन? T4। रिवर्स T3 को 1%, उसको तो क्या ही कैलकुलेट करना, ठीक है। बाकी बचा कैल्सिटोनिन, उसका फंक्शन हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक अगर इसी तो अभी तक हमने समझा क्या? मैंने आपको एनाटॉमी बता दी बेसिकली, ठीक है, कहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, लोब, पैराथायराइड, हॉर्मोन्स। अब मेरा जो नेक्स्ट टास्क है वो है कि हार्मोन बन कैसे रहा है, ठीक है। तो मेरी हेडिंग, नई हेडिंग आप लगा पाएंगे, मुझे सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन है, उसकी सिंथेसिस हो कैसे रहा है, ओके, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट चीज़ें है नहीं, बस टेक्निकल वर्ड है, और इसको है ना पढ़ना जरूरी इसलिए है कि इससे ना हम फार्मा अच्छे ट्रीट कर पाएंगे, ड्रग्स हमें अच्छी समझ में आ पाएगी, ओके। मान के चलो कि ये आपकी थायराइड ग्लैंड का फॉलिकल, और ये बीच में जो मैंने बनाया विच इज कॉलॉइड, ये कॉलॉइड और ये फॉलिकल सेल। कोई दिक्कत? यहाँ पर बाहर सबसे पहले आपको बनाने के लिए यहाँ पर चाहिए आयोडीन। क्या चाहिए? आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन के बिना बन ही नहीं सकता, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस क्या है? आयोडीन। तो आयोडीन क्या होगा? सबसे पहले इंटेक करेगा किसके अंदर? सेल्स के अंदर। किसके अंदर इंटेक करेगा? फॉलिकुलर सेल्स के अंदर इंटर करेगा। और जब ये आयोडीन अंदर की तरफ जब एंटर करेगा तो आयोडीन क्या इस सेल के अंदर ट्रैप हो गया? क्या इस वर्ड को मैं बोल दूँ ट्रैपिंग? तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज नोन एज आयोडीन ट्रैपिंग। तो पहला स्टेप क्या हो गया? आयोडीन ट्रैपिंग। क्या हुई है? आयोडीन की ट्रैपिंग हुई है कि आयोडीन फंस गया किसके अंदर? फॉलिकुलर, और किसके अंदर? फॉलिकुलर सेल्स के अंदर, ताकि क्या बना सके हम? सिंथेसिस कर सके किसका? T3 अंदर T4 का। इज दैट ग्रेट? बहुत बढ़िया। चलो, अब आयोडीन ट्रैपिंग होने के लिए कोई ना कोई रिसेप्टर यहाँ पे चाहिएगा, उस रिसेप्टर का नाम लिख लें हम। दैट रिसेप्टर इज सिम्पोर्टर एंड दैट सिम्पोर्टर इज नोन एज
sodium iodine symporter. That symporter is known as sodium iodine symporter. Symporter मतलब जो दो चीज़ों को एक साथ एंटर करेगा, लाइक इससे सोडियम भी अंदर जा रहा है और आयोडीन भी अंदर जा रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ एंटर कर रही है, ठीक है। तो आयोडीन ने अंदर एंटर किया बाय द हेल्प ऑफ सोडियम आयोडीन symporter and that process is known as iodine trapping. क्या आयोडीन अंदर पहुंच गया? अब जैसे ही आयोडीन अंदर पहुंचा तो यहाँ पर रिएक्शंस होना शुरू होगी, और रिएक्शंस के नाम पर सिंपली क्या होगा, जैसे कि जो आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, दैट आयोडीन विल बी ऑक्सीडाइज्ड, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने की वजह से आयोडीन का बनेगा फ्री रेडिकल। जब फ्री रेडिकल होता है ना तो उसको पहले जीरा गोला लगा देते हैं, तो उसको मैं लिख दूँ आप लोगों को, दैट इज आयोडीन का फ्री रेडिकल, दिस इज आयोडीन का फ्री रेडिकल। इज दैट ग्रेट? सिंपली आयोडीन जो है कन्वर्ट हो गया आयोडीन के फ्री रेडिकल में, और दैट प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इस ऑक्सीडेशन को करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम तो चाहिएगा ना, कोई ना कोई एंजाइम तो चाहिएगा। इस एंजाइम का नाम जो है ये पेरोक्सीडेज एंजाइम होते हैं, जो ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। तो कौन से एंजाइम होंगे? पेरोक्सीडेज एंजाइम होंगे। और ये पेरोक्सीडेशन हो रहा है कहाँ पे? थायराइड में। तो दीज आर नोन एज थायराइड पेरोक्सीडेज। सिंपल है, दिस इज नोन एज थायराइड पेरोक्सीडेज। इज दैट ग्रेट? क्या इस थायराइड पेरोक्सीडेज को मैं शॉर्ट में टीपी लिख दूं? क्यों बार बार इस एंजाइम को यूज करूंगा? बहुत जगह यूज करेंगे हम टीपी को। तो टीपी ने क्या किया? जस्ट आयोडीन को चेंज कर दिया किसमें? आयोडीन के फ्री रेडिकल में। एंड दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। ओके, ये जो है, अच्छा उसको अगर फर्स्ट मानो तो उसको सेकंड मान लो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको रोमन्स में छोटे में ले रहा हूँ। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया किसका? रिएक्शन जो रियल में चल रही है। आयोडीन के आने के बाद जो रिएक्शन रियल में चल रही है, तो फर्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसने करवाया? एंजाइम ने। एंजाइम का नाम क्या है? थायराइड पेरोक्सीडेज। एज जहां भी लग रहा है वो एंजाइम ही होते हैं हमेशा, यू ऑल नो दैट, है ना। थायराइड पेरोक्सीडेज ने क्या बना दिया? आयोडीन का फ्री रेडिकल। ओके, अब यहाँ पर अगली जो चीज होगी, आयोडीन का फ्री रेडिकल तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार है। तो क्या अब हम इस आयोडीन के फ्री रेडिकल को यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं इस आयोडीन के फ्री रेडिकल को यूज करूंगा, और इस आयोडीन के फ्री रेडिकल को यूज करके अब हम बनाएंगे क्या? अलग अलग सब्सटेंस विच इज नोन एज MIT एंड द DIT। इससे दो सब्सटेंस बनेंगे, MIT एंड द DIT, मोनो आयोडोथायरोक्सिन एंड द डाई आयोडोथायरोक्सिन। अब आपको मैंने T3 T4 लिखाया था। T3 इज ट्राई आयोडोथायरोक्सिन एंड द T4 इज टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन। तो कहीं ना कहीं सिमिलर हो रहा है। तो चार तरह के आयोडोथायरोक्सिन है। डिफिकल्ट क्या है? देखो, मोनो अगर एक सिंगल आयोडीन है तो मोनो आयोडोथायरोक्सिन, अगर दो आयोडीन है तो डाई आयोडोथायरोक्सिन है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं डाई आयोडोथायरोक्सिन के साथ अगर मोनो आयोडोथायरोक्सिन को मिला दूं, तो क्या दो और एक मिलके तीन बन जाएगा? तो क्या इससे ट्राई आयोडोथायरोक्सिन बनेगा? क्या सही बात है? लेकिन अगर मैं डाई आयोडोथायरोक्सिन के साथ केवल डाई आयोडोथायरोक्सिन को ही मिलाऊं, तो दो और दो मैंने कितने मिलाए? 4। तो क्या बनेगा? T4। तो ये नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद में कि T3 और T4 मिलके, T3 और T4 कैसे बनेंगे? DIT और MIT से। ठीक है, मैं फुल फॉर्म लिख दूं अगर आपको कंफ्यूजन हो। मतलब मोनो आयोडोथायरोक्सिन। इज दैट ग्रेट? आई थिंक डिफिकल्ट नाम है ही नहीं ना, आप लॉजिक लगाओ। एंड दिस इज योर डाई आयोडोथायरोक्सिन एंड द T3 इज नोन एज ट्राई आयोडोथायरोक्सिन। व्हाई? बिकॉज़ हमने दो और एक मिला दिया ना, डाई आयोडो मोनो आयोडो मिला के 3 हो गया, तो ट्राई आयोडोथायरोक्सिन। और T4 कैसे बना? डाई आयोडो डायोडो, तो T4। ओके, तो ये भी रिएक्शन हुई ना। अब इस रिएक्शन में भी तो कुछ हो रहा होगा, इस रिएक्शन का कुछ नाम देना पड़ेगा, डेफिनेटली नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो एंजाइम लगेगा, एंजाइम तो सेम ही लगेगा। कौन सा? टीपी। एंजाइम तो कौन लगेगा? टीपी। टीपी में थायरोक्सिन पेरोक्सीडेज। आप चाहे तो पूरा लिख दीजिए, लेकिन एंजाइम सेम ही लगेगा, ठीक है। अब रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम होगा ऑर्गेनिफिकेशन। दैट रिएक्शन इज नोन एज हेलो बोले मेरे साथ, ऑर्गेनिफिकेशन। इस ऑर्गेनिफिकेशन को करने के लिए यहाँ पर एक एमाइनो एसिड की जरूरत पड़ेगी, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, विच इज टायरोसिन। कौन चाहिए? टायरोसिन एमाइनो एसिड। तो क्या मुझे आप ये बात बता सकते हो कि अब कि T3 और T4 को बनाने के लिए आपको आयोडीन चाहिए? बोलो भाई बोलो। और T3 T4 को बनाने के लिए साथ ही साथ आपको टायरोसिन एमाइनो एसिड भी चाहिए, और साथ ही साथ एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम चाहिए, एंजाइम चाहिए, टीपी। टीपी इज नोन एज थायराइड पेरोक्सीडेज। ओके, रिएक्शन कितनी हुई? तो पहली रिएक्शन को क्या नाम दिया? सेकंड रिएक्शन इज ऑर्गेनिफिकेशन,
ऑर्गेनिफिकेशन जब हुआ तो जो फ्री रेडिकल था आयोडीन का उसने टायरोसिन का यूज करके क्या बनाया, एमआईटी और एमआईटी डीआईटी अब जोड़ेंगे, कपल बनेंगे, तो दैट इज थर्ड रिएक्शन एंड द थर्ड रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन. दिस इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन. क्या डिफिकल्ट नाम है भाई, कपलिंग बन रही है ना, कपल्स बन रहे हैं, तो उसे क्या कपलिंग रिएक्शन बोल दो मैं, डेफिनेटली. तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कराने के लिए मेरे को कितने रिएक्शन से गुजरना पड़ा, 3. पहला क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, ऑर्गेनिफिकेशन, एंड द थर्ड इज कपलिंग रिएक्शंस. कपलिंग रिएक्शन में एमआईटी और डीआईटी मिलेगा तो ट्राईआयोडोथायरोसिन T3 बनेगा, और डीआईटी और डीआईटी मिलेगा तो क्या बनेगा, T4 बनेगा. एमआईटी डीआईटी कैसे बने, तो आयोडीन के फ्री रेडिकल से. रिएक्शन का नाम क्या था, ऑर्गेनिफिकेशन. ऑर्गेनिफिकेशन कराने के लिए आपको क्या चाहिए, एंजाइम. कौन सा एंजाइम, टीपी यानी कि थायराइड पेरोक्सीडेज है, और साथ ही साथ एक अमीनो एसिड चाहिए विच इज टायरोसिन अमीनो एसिड. क्या ये बात क्लियर है, दैट्स इट. नोट करो उसको फटाफट जल्दी से. अच्छा, कपलिंग रिएक्शन कराने के लिए क्या एंजाइम नहीं चाहिएगा, क्या कपलिंग रिएक्शन कराने के लिए एंजाइम नहीं चाहिए, चाहिएगा तो सही, क्योंकि ऐसे तो बिना एंजाइम के चीज जोड़ नहीं सकती. कैटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म तो एंजाइम से होता है. अगेन कौन सा एंजाइम, अगेन टीपी. तो क्या थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है उसकी वजह से ही ये बन रहा है सब कुछ. अगर टीपी नहीं होगा तो सारी चीजें हो पाएगी. अब इसको मैं बताऊं कैसे रिलेवेंट करूंगा, ध्यान से सुनिए. कल को मान के चलो कि पेशेंट को डिजीज हो गई हाइपरथायरॉयडिज्म. सोच के देखो, हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड ज्यादा बन रहा है, T3 T4 ज्यादा बन रहा है. अगर मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म प्रिवेंट करना तो क्या इस टीपी को ब्लॉक कर दूंगा, मैं कर दूं. टीपी ब्लॉक करते T3 T4 बनेगा, तो फार्मा रिलेवेंस हो जाएगी. तो क्या फिजियोलॉजी समझ में आई कि थायरॉक्सिन बन कैसे रहा है. एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा दूं 2 मिनट में. ये पूरी स्लाइड जो है उसी को डेडिकेटेड. सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हो कैसे रहा है, मैंने क्या बोला कि आयोडीन जो है वो सेल के अंदर एंटर किया. सेल के अंदर एंटर किया तो इस प्रोसेस को क्या बोला, आयोडीन ट्रैपिंग. और आयोडीन ट्रैपिंग जो है वो कौन से इंपोर्टर से हुई, सोडियम आयोडीन इंपोर्टर से, कि सोडियम भी एंटर करेगा साथ में साथ आयोडीन एंटर करेगा. यहाँ पर एक हार्मोन भी चाहिए विच इज टीएसएस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यही पे आगे काम करेगा, कोई इशू नहीं. तो यहाँ पर जो आयोडीन अंदर एंटर किया, आयोडीन के पास नेगेटिव चार्ज था, तो उसका जैसे ऑक्सीडेशन किया किस कौन से एंजाइम से, टीपी से, तो क्या बना है, आयोडीन का फ्री रेडिकल. और ये आयोडीन के फ्री रेडिकल के ऊपर आप क्या करेंगे, वापस से टीपी की एक्टिविटी करवाएंगे, और टीपी की एक्टिविटी करवाने के साथ में टायरोसिन अमीनो एसिड से देंगे. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिफिकेशन. और इससे क्या बन जाएगा, एमआईटी और डीआईटी. व्हाट इज एमआईटी, एमआईटी इज मोनो आयोडोथायरोक्सिन एंड द डीआईटी इज डाई आयोडोथायरोक्सिन. डाई आयोडोथायरोक्सिन और एमआईटी जो दोनों है मिलेंगे और मिलके कपलिंग रिएक्शन करेंगे. और कपलिंग रिएक्शन करने के लिए अगेन क्या चाहिए, टीपी. तो क्या टीपी से 3 रिएक्शन हो रही है, क्या टीपी से ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या टीपी से ऑर्गेनिफिकेशन हो रहा है, क्या टीपी से कपलिंग रिएक्शंस हो रही है. और जब कपलिंग रिएक्शन हुई तो एमआईटी और डीआईटी मिले, और एमआईटी डीआईटी मिलके तो क्या बनाया, T3. और डीआईटी डीआईटी मिलके क्या बनाया, T4. ज्यादा कौन बनेगा, T4. एक्टिव कौन सा है, T3. काम कौन आएगा, T3. इट मीन ब्लड में ज्यादा कौन पहुंचेगा, T4. ब्लड में ज्यादा कौन पहुंचेगा, T4. तो एक्चुअली में ब्लड में जाकर इसको चेंज करना पड़ेगा. उसका डिस्कशन मैं थोड़ी देर में करता हूँ. इस स्लाइड को जल्दी से नोट कर दो फटाफट से, अगर आपको बच रहा है तो. ठीक है, ओके. अब मैं रिलीज और बता दूं एक बार. तो देखो, ये आयोडीन की ट्रैपिंग हुई थी, और ये सारी की सारी जो चीजें अभी तक हुई है, क्या ये सिंथेसिस हो गया. यहाँ पर वो आयोडीन का ट्रैपिंग था, ये दूसरा स्टेप आप इसे कह सकते हो कि सिंथेसिस हो गया. ठीक है, और सिंथेसिस होने के बाद में ये सिंथेसिस एक दूसरे में, चलो सही रहेगा. क्या इसको मैंने सिंथेसिस कर दिया, और सिंथेसिस करने के बाद में अब क्या, थायराइड जो हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, बेसिकली क्या वो कॉलॉइड में स्टोरेज है. अरे हाँ ना करो भाई, ये जो कॉलॉइड वाला पार्ट है, इस कॉलॉइड को पिंक कलर से बनाना था मेरे को, मैंने नहीं बनाया, लेकिन फिर भी आप समझे. कॉलॉइड के अंदर क्या अब स्टोर हो गया, कॉलॉइड ने स्टोर कर लिया किसको, T3 को अंदर, T4 को क्या कर लिया, स्टोर. अब T3 T4 को स्टोर तो कर लिया, लेकिन अगला स्टेप मेरे पास क्या होगा, रिलीज करना. तो नाउ द नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस इज रिलीज. थर्ड प्रोसेस क्या है, रिलीज. लेकिन रिलीज ऐसे हो नहीं जाएगा. रिलीज करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, अगेन एक हार्मोन चाहिए, एंड दैट हार्मोन इज TSH. रिलीज बाय द TSH हार्मोन. TSH मीन द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और TSH कहाँ से आएगा, यू नो दैट, कहाँ से, पिट्यूटरी से. कौन से पिट्यूटरी से, एंटी पिट्यूटरी से. TSH बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है,
बाकी तो वो हम डिस्कस करते रहेंगे, बट एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है T4 जो है TSH आया, तो TSH ने रिलीज करवा दिया T3 T4। अब यहाँ से जो कॉलॉइड है इस रिलीज होकर ये कहाँ पहुँचेंगे, सिंपली ब्लड में रिलीज होकर जा कहाँ रहे हैं, ब्लड में। ओके, तो ब्लड में आपके पास T3 भी है, अब T4 भी है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में कौन है, T4 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि ब्लड में केवल T4 है तो ज़्यादा बुरा नहीं होगा, बिकॉज जब T4 ज़्यादा अमाउंट में है ना, तो बेसिकली ब्लड में मेजर अमाउंट किसका है, T4 का। ब्लड में मेजर कौन है, T4। लेकिन क्या T4 फंक्शन कर सकता है, क्या लगता है T4 फंक्शन करता है क्या? T4 तो फंक्शन करता ही नहीं है ना, फंक्शन कौन करता है, T3। तो क्या T4 को T3 में चेंज करना पड़ेगा, तो ब्लड वेसल्स में जब T4 जाएगा, T4 जब जाएगा तो किस में चेंज होगा, T3। पेरिफेरल कन्वर्जन इसे कहते हैं, क्या बोलेंगे इसे, पेरिफेरल कन्वर्जन। ध्यान से सुनना, क्या बोला इसका मैंने, फोर्थ स्टेप को, पेरिफेरल कन्वर्जन। वाई वी कॉल इट पेरिफेरल कन्वर्जन, बिकॉज ऑफ पेरिफेरी में ब्लड वेसल्स में जाके कन्वर्ट हो रहा है, कौन, T4 किस में, T3 में। तो पेरिफेरल क्या बोलूंगा इसे मैं, कन्वर्जन। क्या ये बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या पेरिफेरल कन्वर्जन बिना किसी एंजाइम के हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगेन मुझे एक एंजाइम चाहिएगा। ओके, तो अब मैं दूसरा एंजाइम आपके लिख रहा हूं, विच इज डाईआयोनिडेज। दैट एंजाइम इज डाईआयोनिडेज। एज तो लगना ही लगना है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, डाईआयोनिडेज एंजाइम, एंड दैट डाईआयोनिडेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल कन्वर्जन। तो ब्लड वेसल्स में जाकर T4 किस में चेंज हो जाएगा, T3। जैसे T3 में चेंज होगा, क्या मैं इसे यूज कर पाऊंगा, हाँ, और T3 से क्या आ जाएगा फिर, रिस्पॉन्स। ठीक है, और T3 क्या करेगा, प्रोवाइड क्या मतलब, बेसिकली फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो भी इसके फंक्शंस है, फंक्शंस क्या है वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ तक मैंने क्या आपको समझाने में सफल रहा? तो ये जितना भी हमने एक्चुअली में सिंथेसिस वाला पार्ट लिखा ना, एक बार इसे मैं समराइज कर दूँ, आप कहो तो, ठीक है, जितने भी स्टेप है इनको एक बार समराइज कर दूँ, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज आयोडीन अपटेक। पहला काम तो आयोडीन अपटेक हुआ। देन द सेकंड काम में जो है वो कॉलॉइड में जब पहुंचा तो टीपी की एक्टिविटी हुई, हेलो, थायरोक्सिन पेरोक्सिडेज की जो एक्टिविटी हुई, और उसके अंदर 3 काम हुए। पहला काम बोलो भाई, ऑक्सीडेशन, देन ऑर्गेनिफिकेशन, एंड देन कपलिंग। मर जाओ यहीं पे, जान दे दो, खत्म हो जाओ, बिच जाओ, लाजे बन जाओ। The second is TP activity. Great. So the first is iodine uptake, then TP activity. TP activity जब हो गई तो क्या TP activity से कपलिंग से T3T4 बन गए, और T3T4 बन गए तो क्या इनका स्टोरेज होगा, और स्टोरेज कहाँ पे होगा, कॉलॉइड में। कहाँ पे होगा, कॉलॉइड में। लेकिन है ना, ये फ्रीली ऐसे नहीं कि T3T4 स्टोर हो गया, बाकी यूज हो जाएंगे ना, नहीं तो स्टोर करने के लिए उनको प्रोटीन के साथ बाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोटीन का नाम क्या है, बाई बाइंडिंग ए प्रोटीन विच इज थायरोग्लोबुलिन। कौन से प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे, थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, तो जो बाइंड होंगे ना, फ्रीली बाइंड नहीं हो सकते, इनको स्टोर करना पड़ता है, प्रोटीन के साथ बाइंड करके फिर स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, ओके, हाँ वो चला गया, कोई बात नहीं, अब गया कहाँ है ये पता चलेगा। ओके, ठीक है, चल, पॉइंट नंबर 3 स्टोरेज हो गया। अच्छा, स्टोरेज हो गया तो उनको रिलीज भी करना है। नेक्स्ट स्टेप इज रिलीज। ओके, और रिलीज करने के लिए किसकी एक्टिविटी लगेगी, TSH की एक्टिविटी। कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कन्वर्जन। और कन्वर्जन कौन सा, पेरिफेरल कन्वर्जन, है ना। और पेरिफेरल जो कन्वर्जन होगा वो किससे होगा, आयोडीन डाइऑक्सीडेज से। और उसमें T4 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, T3 में। क्या यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो आप समझ सकते हैं। मैं बड़ी सिंपली तरीके से आपको समझा दूँ। तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, सिंपली आयोडीन का अपटेक हुआ, सोडियम आयोडीन इंपोर्टर से आयोडीन फॉलिकल सेल में पहुंचा, फॉलिकल सेल्स में थायरोक्सिन पेरोक्सिडेज की एक्टिविटी हुई, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ, ऑर्गेनिफिकेशन हुआ, कपलिंग हुई, कपलिंग से T3T4 बन गए, T3T4 स्टोर हो गए किसमें, कॉलॉइड में। और स्टोर करने के लिए प्रोटीन चाहिए था, कौन सा, थायरोग्लोबुलिन, कोई इशू नहीं है। देन रिलीज होंगे तो किससे, T3 से, TSH से रिलीज होंगे, ब्लड में जाएंगे, ब्लड में जाकर कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन कैसे करोगे, T4 का कन्वर्जन करोगे किसमें, T3 में। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आई थी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल दिक्कत नहीं मुझे।
तो जितनी एनाटॉमी में अब आपको बता सकता था, जितना फंक्शन में बता सकता था, आई थिंक मैंने सारा फंक्शन बता दिया। व्हाट अबाउट द पैराथायरॉइड इन द कैल्सिटोनिन, उसका डिस्कशन जब हम डिजीज पोर्शन पढ़ रहे होंगे ना, तब वहीं पे आ जाएगा, तो अभी इसका इतना डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। बाकी कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड जो हार्मोन है, वो दोनों कैल्शियम का जो है रेगुलेशन करेंगे, दोनों ही, पैराथायरॉइड भी और कैल्सिटोनिन भी। पैराथायरॉइड भी थायराइड से बना था, पैराथायरॉइड भी थायराइड से बना था ना, थायराइड के पीछे जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है उनसे तो पैराथायरॉइड बनाया था, और थायराइड ग्लैंड नहीं बनाया था कौन सा, कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं, एक ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाएगा, दूसरे ब्लड में कैल्शियम को कम करेगा। वो कैसे करेगा वो डिस्कशन हम कर लेंगे। तो वो दोनों हार्मोन अभी मेरा इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक नहीं है, अभी जो मेरा इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या ये बात समझ में आ गई? अब थायरोक्सिन हार्मोन की रिगार्डिंग जितनी बातें हम बता सकते हैं, लाइक थायरोक्सिन हमने बना लिया, कहाँ बना वो भी डिस्कस कर लिया, थायराइड की एनाटॉमी भी हमने डिस्कस कर ली, सर्जिकल एनाटॉमी मैंने भी नहीं बताई कि ब्लड वेसल्स कौन सी है, वो मैं सर्जरी के अंदर डिस्कस करूंगा जब थायराइड एनाटॉमी में पढ़ेगा। ग्रेट। अभी बेसिकली इंपॉर्टेंट बात अब क्या बचेगी इसके अंदर, एक ये बचेगी कि फंक्शन क्या है। अगर मुझे फंक्शन और पता चल जाए थायरोक्सिन का, तो मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा डेफिनेटली। तो मेरा जो लास्ट जो पार्ट है इसके अंदर विच इज फंक्शन वाला पार्ट। ओके, तो अब जो है मैं आपसे फंक्शन डिस्कस करूंगा उसको मैं। तो नाड़े की तरह इसको और संभालो ये और समस्या है नहीं। चलो ग्रेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फंक्शन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, या फिर मैं ऐसे लिख दूं फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। हेलो, थायरोक्सिन का क्या फंक्शन है, थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन है, फंक्शन डिस्कस करने सबसे पहला काम। अच्छा देखो, जब भी मैं फंक्शन कर रहा हूँ कह रहा हूँ, तो मैं T3 डिस्कस कर रहा हूँ या T4? T3 सही है। कन्वर्जन हमने T3 इसलिए किया था। तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है कि कंट्रोल करता है किसको, BMR। किसको कंट्रोल करेगा, BMR। व्हाट इज BMR? BMR इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म किस रेट से हो रहा है, बेसिक अवस्था में या फिर रेस्ट की अवस्था में, दैट इज नोन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, तो BMR को कम करता है, बढ़ाता है। तो सिंपल सी बात है कि इससे जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है बढ़ती है, किससे, थायरोक्सिन एक्टिविटी से। थायरोक्सिन एक्टिविटी होगी तो BMR बढ़ेगी। अच्छा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है। हेलो, जल्दी सोचने वाली बात है, जल्दी सोचें आप, क्या मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है? और अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है इट मीन्स एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा इट मीन्स कैलोरी जेनेसिस होगा, कैलोरी बनेगी, जेनेसिस होगा ना कैलोरी का, दैट इज कैलोरी जेनेसिस। इट मीन्स क्या होगा, कैलोरी जेनेसिस होगा। कैलोरी जेनेसिस होगा तो क्या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। अगर कैलोरी बन रही है, हीट बनेगी ना, बेसिकली हीट रिलीज होगी, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब भी थायरोक्सिन की एक्टिविटी होगी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये इफेक्ट है किसके ऊपर, BMR के ऊपर। किसके ऊपर, BMR के ऊपर। चलो, तो अब इसका मैं अगर प्रोटीन के ऊपर, फैट के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इफेक्ट देखूँ, तो तीनों का मैं जो है ब्रेकडाउन बढ़ाता है, इंक्रीज करता है किसका, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, और चाहे हो वो कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों का ब्रेकडाउन जो है इंक्रीज हो, इनमें ज़्यादा टूटेंगे तो कैलोरीजेनिस होगा ना, तो बॉडी में प्रोटीन भी ज़्यादा टूटेगा, फैट भी ज़्यादा टूटेगा, और कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा टूटेगा। किसकी वजह से, थायरोक्सिन एक्टिविटी से, या फिर T3 T4 की एक्टिविटी से, मेजरली T3 की एक्टिविटी से। तो अगर फैट का अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है इट मीन्स लाइपोलाइसिस कर दो उसे में, क्या ज़्यादा हो रहा है, लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस का मतलब लिपिड का टूटना। तो लाइपोलाइसिस अगर ज़्यादा होगा तो बॉडी LDL को यूज़ कर लेगी, LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो लाइपोलाइसिस तो बढ़ेगा, लेकिन खासकर LDL जो है वो कम हो जाएगा, और LDL तो बैड लिपिड होता है, इट मीन्स कार्डियक प्रॉब्लम्स कम होगी। LDL से कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती है ना, हार्ट की प्रॉब्लम, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, वो कम होगा। तो हार्ट की डिजीज को भी कम करेगा। जब हम हाइपोथायराइडिज्म पढ़ रहे होंगे तो किस तरह से इफेक्ट होगा वो वहाँ डिस्कस कर लेंगे। बहुत बढ़िया, ओके। ओके, देन हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है इसका, इफेक्ट ऑन हार्ट,
तो इसके दोनों एक्शन हैं, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। कोरोनोट्रॉपिक एंड द आइनोट्रॉपिक एक्शन, दोनों तरह के एक्शन है इसका, कोरोनोट्रॉपिक एक्शन भी और आइनोट्रॉपिक एक्शन भी है। यानी कि हार्ट रेट भी बढ़ेगी और मसल्स हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, दोनों चीज़ें इंक्रीज करेगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ाएगा और हार्ट रेट भी बढ़ाएगा, दोनों तरह के एक्शन। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ हार्ट के ऊपर ना बीटा रिसेप्टर को बढ़ा देता है, जो बीटा रिसेप्टर के नंबर है वो इंक्रीज होते हैं, और बीटा रिसेप्टर के नंबर इंक्रीज होंगे तो बीटा रिसेप्टर तो हार्ट रेट बढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, और हार्ट रेट बढ़ना इस कोरोनोट्रॉपिक एक्शन, सिंपल सी बात है। हार्ट रेट जब बढ़ती है तो उसे क्या बोलते हैं? कोरोनोट्रॉपिक। कौन सा कोरोनोट्रॉपिक? पॉजिटिव कोरोनोट्रॉपिक। कोरोनोट्रॉपिक में पॉजिटिव कोरोनोट्रॉपिक होता है, नेगेटिव कोरोनोट्रॉपिक। हार्ट रेट बढ़ेगी तो पॉजिटिव कोरोनोट्रॉपिक, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत है आता? नहीं? और अच्छा, एक और काम करेगा ये एक्टिवेट करता है रास को। रास नीलम पड़ी है आपने, रेनिन एंजियोटेंसिन एड्रेनलिन सिस्टम, तो उसको एक्टिवेट करेगा, तो उसको एक्टिवेट होने से ब्लड का जो है फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ कि सोडियम वाटर का रिटेंशन ज़्यादा होगा, इट मीन्स ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा इससे, है ना, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ा देगा। तो बेसिक फंक्शन से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं, ठीक है। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है। तो आपको तो याद रखने वाली चीज़ क्या है? तो आपको तो याद रखना BMR, जो अगर आपसे वन वर्ड में पूछूँ, एक सिंगल लाइन में आपसे पूछूँ, तो आप मेरे को बताओ कि थायरोक्सिन का सिंपल फंक्शन बताओ, तो आपको BMR बताना है कि BMR कंट्रोल करता है, और BMR को बढ़ाता है कम करता है? बढ़ाता है। बस एक लाइन में अगर बोलना हो तो BMR बोलेगा, बाकी सारी कहानी नहीं बतानी जाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलो, तो यहीं पर हमारा जो है ये टॉपिक खत्म हो गया। द टॉपिक इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की जो एनाटॉमी है हमने यहीं पे खत्म कर ली, पूरी की पूरी स्लाइड्स के अंदर। ओके, मैं स्लाइड को आपको शेयर कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। देन साइड को है ना, वेबसाइट का लिंक डाल देंगे ना उसमें नीचे, तो वेबसाइट के लिंक से डाउनलोड कर लेना, मैं डाल दूँगा है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे PDF सेक्शन में मिल जाएगा, और मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ डाल दूँगा साइड पर ना, बहुत सारे तरीके। तो यहाँ पर जो मैंने आज डिस्कस किया पिछले घंटे के अंदर, 45 मिनट के अंदर जो भी टाइम, उसके अंदर जो है हमने थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी डिस्कस कर ली, बहुत बेसिक सी, हार्मोन्स वगैरह हमने डिस्कस कर लिए, बन कैसे रहा है वो डिस्कस कर लिया, और फंक्शन क्या कर रहा है हार्मोन डिस्कस कर लिया। बाकी थोड़ी बहुत जो चीज़ें ना वो डिजीज पोर्शन के साथ कवर होगी, मैं इसलिए ज़्यादा उनको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जब डिजीज पोर्शन के साथ वो ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से नहीं होगा। यहाँ तक किसी को डाउट अगर है तो बताओ, नहीं क्लियर है? गुड टू गो है, बहुत बढ़िया। चलो आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे। ग्रेट है, गुड, बहुत बढ़िया।